हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिनल और आज हम शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके शैक्षिक उपयोगों को देखा था। तो आज हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि इवान पेट्रोविच पावलोव, जो एक रूस के शरीर शास्त्री थे, उन्होंने दिया था। तो क्या है ये सिद्धांत, देखते हैं हम। और इवान पेट्रोविच पावलोव को इस सिद्धांत के लिए 1904 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इन्हें 1904 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और पावलोव को हम अनुबंधन का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अनुबंधन का श्रेय जाता है वो पावलोव को जाता है, इसलिए इन्हें अनुबंधन का जनक कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग जो था वो किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। इसके अन्य नाम हम देखते हैं, जैसे इसको हम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सहज बंधन का सिद्धांत और एसआर थ्योरी, सीआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। अब क्या है ये सिद्धांत, तो इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्तियाँ जीव में कुछ जन्मजात एबिलिटीज़ होती है, कुछ उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो वो क्या करता है, जो भी एक प्राकृतिक उद्दीपक आता है तो उसके सामने वो अपनी जो प्राकृतिक अनुक्रिया है वो शो करता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, तो आप उसके सामने अगर भोजन रखोगे तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी पसंदीदा चीज़ या कोई स्वादिष्ट डिश उसके सामने रखोगे तो इसके मुंह में लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक है तो उसको देख के हम स्वाभाविक अनुक्रिया शो करते हैं। ठीक है, जैसे आपका पैर अगर किसी कांटे पे रखते हो तो फिर अपने आप वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्वाभाविक उद्दीपक और ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती हैं। लेकिन क्या होता है इस प्रयोग में, ये बताया उन्होंने कि ये तो ठीक है, चलो स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। लेकिन क्या होता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ पावलोव ने क्या किया कि कुछ अस्वाभाविक उद्दीपक भी रखे और उन दोनों को बार बार रखा। तो उन्होंने देखा कि जो प्राणी होता है वो कुछ टाइम बाद जब उनका अनुबंधन बन जाता है तो तब वो क्या होता है, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसके साथ भी वो जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कर रहा था वो शो करने लगता है। तो यही इस पूरे प्रयोग का सार है और हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। स्वाभाविक अनुक्रिया जन्मजात होती है और अस्वाभाविक अनुक्रिया अर्जित होती है। ठीक है, तो यह है पावलोव का प्रयोग। क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में क्या होता है कि पावलोव ने क्या किया, कुत्ता लिया और उसके सामने उन्होंने क्या रखा, भोजन रखा। तो जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा तो उसके मुंह में लार आई। ठीक है, ये एक स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन, और कुत्ते के मुंह में लार आना ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये बिफोर कंडीशनिंग है, मतलब अनुबंधन के पहले की क्रिया है। फिर पावलोव ने क्या किया कि घंटी बजाई, तो कुत्ते में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई और उसके 2-4 सेकंड के अंतराल में उन्होंने भोजन रखा। ठीक है, कुत्ते ने रेस्पॉन्स किया, लेकिन वो भोजन जो कि स्वाभाविक उद्दीपक था उसको देख के उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे जैसे वो बार बार ये क्रिया दोहराता है तो कुत्ते का उस घंटी के साथ एक अनुबंधन बन जाता है। और पावलोव ने देखा कि जब लास्ट में क्या होता है कि वो सिर्फ घंटी बजाता है, तभी मतलब घंटी की आवाज़ को सुनकर ही कुत्ता क्या करता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। मतलब ये क्या हुआ कि उसने घंटी के साथ क्या कर लिया, अनुबंधन बना लिया। तो ये था उसका प्रयोग कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अगर अपन स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हमारा अनुबंधन जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ बन जाता है तो हम अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी हम स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगते हैं। जैसे पावलोव ने क्या किया था, फर्स्ट में भोजन रखा था जिसको हम यूसीएस भी कहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। इसको देख के कुत्ते के मुंह में लार आई, ये क्या हुई, यूसीआर मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। फिर बाद में पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई, फिर 2-4 सेकंड के अंदर में भोजन दिया। तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आई, लेकिन ये जो लार थी वो उसके भोजन के कारण थी, इसलिए हम इसको यूसीआर ही कहेंगे। फिर जब अनुबंधन हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ पावलोव ने घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई, इसको हम अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अनानुबंधित अनुक्रिया थी और ये अनुबंधित अनुक्रिया थी। ठीक है, अब क्या है ये यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर जो भी हमने बार बार बोल रहे थे, तो ये है क्या, ये देखते हैं हम। तो यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है,
जिसको हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसको हम स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। और सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसको हम अस्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हमें और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों का चपरासी के स्टाफ रूम में से निकलते ही बैग का बंद कर देना। मतलब होता क्या था कि पहले स्कूल में जब लास्ट कालांश होता है तो बच्चे जो होते हैं वो बस यूँ रहता है कि हाँ अब छुट्टी होगी और हम अपने घर जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे ही बेल बजती वैसे ही वो अपने बैग को बंद कर लेते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब बच्चे देख रहे थे कि जैसे लास्ट कालांश होता है उसके बाद जब पियोन जो होता है वो जब स्टाफ रूम से निकलता है उसके बाद वो क्या करता है, बेल बजाता है और फिर हम बैग बंद करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, रोज़ देख रहे थे वो कि ठीक है जैसे ही पियोन बाहर निकलता है उसके बाद वो बेल बजाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस पियोन के साथ ही अपना अनुबंधन बना लिया। मतलब वो जैसे ही पियोन को स्टाफ रूम से देखते हैं वो अपने बैग को बंद कर लेते हैं। तो ये एक अनुबंधन था अस्वाभाविक उद्दीपक को। जैसे फर्स्ट टाइम क्या था कि घंटी की आवाज़ सुनते हैं और बच्चे बैग बंद कर देते, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया थी। तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ क्या थी, यूसीएस, और बच्चों का बैग बंद करना यूसीआर था। फिर क्या हुआ, वो देखते थे कि पियोन बाहर आ रहा है, फिर वो घंटी बजा रहा है और फिर हम बैग बंद कर रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने सीएस मतलब चपरासी हुआ, यहाँ पे यूसीएस क्या हुआ, घंटी की आवाज़, और यूसीआर क्या था, बैग बंद करना। फिर लास्ट में उनका अनुबंधन बन गया। उन्होंने देखा कि जैसे ही पियोन बाहर आता है बच्चों ने क्या किया, बैग बंद कर दिए कि हाँ अब अपनी छुट्टी फिक्स है। तो ये जो सी एस यहाँ पे क्या हो गया, चपरासी हो गया, और सी आर क्या हो गया, बैग बंद करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मदारी द्वारा डमरू बजाने पर बंदर का नाचना। ठीक है, तो मदारी क्या करते हैं कि एक घर में चद्दर लेते हैं और उस पर बंदर को रखते हैं। तो क्या होता है कि बंदर के जो पाँव होते हैं वो उस गर्म चद्दर, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके कारण वो अपने पैर ऊपर ले लेता है, और ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, अपना हाथ भी किसी गर्म चीज़ पे जाएगा तो अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो ये एक स्वाभाविक उद्दीपक और ये स्वाभाविक अनुक्रिया थी। फिर बंदर क्या करता है, जैसे ही फिर मदारी क्या करता है, जैसे ही बंदर उस घर में चद्दर पर पैर रखता तो वो तुरंत क्या करता, उससे पहले वो डमरू बजाता। ठीक है, डमरू बजाता, फिर घर में चद्दर पे बंदर पैर रखता। तो ये सब उसने दोहराया कि घर में चद्दर पे बंदर को पैर रखाना और उसके पहले डमरू बजाना। तो बंदर का क्या हुआ, उस डमरू से अनुबंधन हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम क्या होता है कि जैसे ही मदारी डमरू बजाता है बंदर अपने आप पैर ऊपर कर लेता है, जबकि वहाँ घर में चद्दर नहीं थी फिर भी। तो मतलब उसने डमरू के साथ अनुबंधन बना लिया। तो यहाँ पे जो डमरू होगा वो क्या होगा, सीएस होगा। लेकिन डमरू को बजाने पे अगर बंदर अपने पैर उठा रहा है इट मीन्स वो क्या है, सीआर है। लेकिन अगर घर में चद्दर अगर पूछे तो वो है यूसीएस। और घर में चद्दर पे पैर रख कर अगर बंदर अपने पैर उठा रहा है तो उसको हम यूसीआर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके शैक्षिक उपयोग क्या है, तो अच्छी आदतों के निर्माण में तथा बुरी आदतों को दूर करने में उपयोगी है, भाषाओं को सीखने व सिखाने में उपयोगी है, बालक में भय को दूर करने में उपयोगी है। आप किसी भी प्रकार अनुबंधन करके बालक के भय को दूर कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का जो उपयोग है उसका सिद्धांत इसी पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का जो उपयोग है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो पावलोव के सिद्धांत पे आधारित है, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। मानसिक रोगियों को सुधारने में, मानसिक रोगियों को और जो संवेगात्मक रूप से पीड़ित बच्चे हैं उनको हम अनुबंधन के द्वारा हम उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के विकास में सहायक है, पशुओं के प्रशिक्षण में उपयोगी है। तो ये जो सारे जैसे रीछ, बंदर, इन सब के प्रशिक्षण में भी ये यूज आता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या कहना चाहते हैं कि ये सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सुलेख लिखना, अक्षर विन्यास। जैसे आप ये भाषा सिखाते हैं या जो अक्षर विन्यास, या तो ये भाषा को सीखने सिखाने में और कैसे अक्षर विन्यास में उपयोगी, इसको भी हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे क्या करता है, आप बच्चा है तो उसके सामने आपने ये बॉल रखी। ठीक है, आपने पूछा इसे कि ये क्या है, उसने कहा ये बॉल है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जैसे उसके पास ये बॉल का डायग्राम रखा आपने साथ में लिख दिया बॉल।
तो ये बॉल का डायग्राम था। बच्चे को पूछा ये क्या है, तो उसने कहा बॉल है। फिर आपने इसके साथ ये भी लिख दिया कि ये बॉल है। अब बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार बच्चे से पूछ रहे हैं ये क्या है, वो कह रहा बॉल है, बॉल है, या साथ में ये भी लिखा हुआ है। फिर क्या होता है कि आपने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने इसको हटा दिया। फिर आपने बच्चे से पूछा कि ये क्या है, ठीक है, आपने बच्चे से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा बॉल है। मतलब उसने अनुबंधन बना लिया, ठीक है, इस डायग्राम के साथ ये चीज़ आ रही थी तो बार बार वो देख रहा था, उसने इसके साथ अनुबंधन बना लिया। और जब लास्ट में अपने बच्चे से पूछा कि ये क्या है, तो उसने आराम से जवाब दे दिया ये बॉल है। तो इस प्रकार ये भाषा को सीखने सिखाने में आदि में उपयोगी है, ठीक है। अब देखते हैं हम अनुबंधन की विधियां। अनुबंधन किस प्रकार होता है। तो अनुबंधन की 4 विधियां हैं। फर्स्ट है सहकालिक अनुबंधन, जिसको हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग भी कहते हैं, कि जब CS व UCS साथ में दिया जाता है तो इसको सहकालिक अनुबंधन कहते हैं। मतलब आपने क्या किया कि कुत्ते को मतलब घंटी की आवाज़ सुनाई दी और भोजन दोनों साथ में दिया, ठीक है, तो इसको हम सहकालिक अनुबंधन कहते हैं। सेकंड है विलंबित अनुबंधन, जिसको हम डिलेड कंडीशन भी कहते हैं, कि जब पहले तो CS देते हो और उसके तुरंत बाद आप क्या करते हो, UCS देते हो। मतलब घंटी बजाई, उसके 2-4 सेकंड के अंतराल में आपने भोजन दे दिया। तो ये जो इसको हम कहते हैं विलंबित अनुबंधन। और ये जो अनुबंधन होता है वो सबसे प्रभावशाली होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली यही होता है, ठीक है, कि 2-4 सेकंड के अंतराल में भोजन को देना। थर्ड है चिन्ह अनुबंधन, जिसको हम अवशेष अनुबंधन भी कहते हैं या ट्रेस कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले CS देते हैं लेकिन बहुत देर बाद UCS देते हो। मतलब आपने घंटी की आवाज़ तो कब से सुना दी और भोजन दे रहे हो आधे घंटे के बाद, तो कुत्ता ये भूल भी जाएगा कि घंटी भी बजी थी या, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। चिन्ह अनुबंधन या अवशेष अनुबंधन, इसमें भी अनुबंधन में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। फिर आता है पश्चगामी अनुबंधन, जिसको हम पश्चोन्मुखी अनुबंधन भी कहते हैं या बैकवर्ड कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले UCS देते हैं और बाद में CS देते हैं। तो इसमें तो और उल्टा कर दिया कि आप भोजन को पहले दे दो और घंटी को बाद में बजाओ। तो अब कुत्ते को भोजन मिल गया, उसके बाद आप घंटी बजाओ, ढोल बजाओ, कुछ भी बजा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ अनुबंधन नहीं बनेगा, ठीक है। तो भोजन दे देगा उसके बाद इसको क्या मतलब है कि आप क्या बजा रहे हो। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि किसमें सबसे प्रभावशाली अनुबंधन किसमें बनता है, तो विलंबित अनुबंधन, जिसमें 2 से 4 सेकंड का अंतराल होता है। और अनुबंधन नहीं बनता है तो किसमें अनुबंधन नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये है पश्चगामी अनुबंधन, जिसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग भी कहते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं कि इस सिद्धांत से संबंधित। फर्स्ट में विलोपन, कि अनुबंधन के बाद जब बार बार केवल CS ही दिया जाता है तब अनुबंधित अनुक्रिया कमज़ोर होकर बंद हो जाती है। मतलब अनुबंधन एक बार बन गया, उसके बाद आपने क्या किया, बार बार घंटी बजा रहे हो पर भोजन कुत्ते को नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा कि कुत्ते का जो अनुबंधन बना था वो क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, घंटी बजा रहे, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे, भोजन वोजन कुछ आ नहीं रहा है। तो इस प्रकार उसके जो उसका अनुबंधन है वो कमज़ोर होकर बंद हो जाएगा। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जिसको हम स्वतः पुनर्लाभ भी कहते हैं, कि विलोपन के कुछ समय बाद जब पुनः CS दिया जाता है तो प्राणी फिर से CR करता है, ठीक है। विलोपन हो गया, उसके कुछ समय बाद अगर आप CS अचानक से आप घंटी बजाओगे तो कुत्ते के मुंह से वापस लार आ जाती है। तो ये जो क्रिया होती है इसको हम स्वतः पुनर्लाभ या स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कहते हैं। फिर आता है उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका अर्थ है कि जब CS से मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी प्राणी वैसी अनुक्रिया करें जैसे मूल उद्दीपक के प्रति करें, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बालक स्कूल जा रहा है, लेकिन उस रास्ते में उसको एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। तो फिर बच्चा क्या होता है कि वो उस घंटी को सुन के वो सोचता है कि मेरे स्कूल की बेल बज गई है, मैं लेट हो गया, यूँ करके वो भागते हुए स्कूल जाता है। तो ये क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि उसकी स्कूल की बेल बज रही है या मंदिर की है। तो इसको हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। और उसके बाद है उद्दीपक विभेदीकरण, कि मूल उद्दीपक व उसके समान जो अन्य उद्दीपक है उसमें अंतर करना। कि बालक का मंदिर की घंटी जो बजी और विद्यालय की घंटी में अंतर कर लेना कि हाँ ये तो मंदिर की घंटी है, मेरे स्कूल की नहीं है। तो ये अगर वो अंतर कर पाता है
तो उसको हम उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण का एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे लाल गुलाब को तोड़ने पर बच्चे को कांटा चुभता है, तो वो हर लाल चीज़ से डरता है, हर लाल कपड़े से, हर लाल चीज़ को देख के डरना, तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी बच्चे ने हॉरर मूवी देखी है, तो उसमें अंधेरे के सीन है, फिर तो वो उससे एक अनुबंधन बना लेता है, तो वो घर आके अंधेरे में कहीं जाता नहीं है, वो अंधेरे से उसको डर लगता है कि हाँ यहाँ भूत आ जाएगा। तो ये जो क्रिया दर्शा रहा है वो क्या अनुबंधन है। उससे पहले वो बाहर जा रहा था, इतना कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही लाइट ऑफ करता है तो वो कहता नहीं भूत आ जाएगा, तो ये इसने अनुबंधन बना लिया। ठीक है, लेकिन अगर वो विभेदीकरण कर रहा है उद्दीपक में, तो उसको हम उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। जैसे एक बच्चे को स्कूल में किसी टीचर से डांट पड़ने पर अगर वो हर टीचर से डर रहा है, तो फिर ये उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ। लेकिन वो जिस टीचर ने मारा है उसी से डर रहा है, उसको हम उद्दीपक विभेदीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ये जो एग्जाम्पल हैं वो हज़ारों आएंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल तो हज़ारों आते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।